नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। ज़रूरी नहीं है कि जिस इंसान का काम महान हो उसका नेचर भी उतना ही महान हो। अब हम ये भी कह सकते हैं कि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, हमें उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। उनके किए महान कामों को देखना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, लेकिन जब हम किस्सों की दुनिया में एक सफ़र पर निकलते हैं तो जिसके किस्से की बात हम कर रहे हैं उनके निजी जीवन को अनदेखा कर ये सफ़र पूरा नहीं होता है। इसी कारण बिना किसी बातों को जज किए फैक्ट और सुनी सुनाई कहानियों और कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर शुरू करते हैं आज का किस्सा। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। आज जिनके किस्सों की हम चर्चा करने जा रहे हैं उन्हें कुछ लोग दिलफेक आशिक तो कुछ रंगीन मिजाज, अय्यास, पागल और जिद्दी डायरेक्टर भी बुलाते हैं। दिलीप कुमार और इनकी दोस्ती और अय्यासी के किस्से काफ़ी मशहूर हैं, लेकिन आखिर क्यों दोनों की इतनी गहरी दोस्ती इतनी बुरी तरीके से टूटी? बातों बातों में ही इन्होंने 3 शादियां कर ली, वो भी लव मैरिज। एक पत्नी ने तो कोर्ट तक घसीटा तो एक पत्नी की बद्दुआ ऐसी लगी कि फिर बेचैन ही हो गया। सुरैया जैसी सुपरहिट हीरोइन के साथ बदसलूकी तो मधुबाला को जोरदार थप्पड़ मारने की कहानी, वो सिगरेट के कश लगाने का अंदाज जिससे खफा हो गए थे नौशाद और बड़े गुलाम अली खान साहब। काम की बात करें तो मूलतः इनके नाम मात्र 2 ही फिल्म है, जिनमें एक ऐसी फिल्म जिसे बनाने में लग गए 14 साल, लेकिन जब तैयार हुई तो हर रिकॉर्ड इनके पैरों की धूल बन गई। इनके जिद और जुगाड़ में भी एक अक्खड़पन था और वो थे एक फिल्म से महान डायरेक्टर बने के आसिफ और इनकी फेमस फिल्म मुगले आजम। उसके बाद इस फिल्म के पीछे की कहानी की, फिर इनके रंगीन मिजाजी की। बॉलीवुड के इतिहास में ये ऐसा डायरेक्टर था जो अपनी सिर्फ एक फिल्म के लिए जाना जाता है। इस आदमी को फिल्म बनाने की कोई खास ट्रेनिंग नहीं थी, पर अपने वक्त के सबसे बड़े लोगों को अपने हाथ में लेके घूमता था ये शख्स। नाम था के आसिफ, पूरा नाम करीमुद्दीन आसिफ। फिल्म बनाई थी मुगले आजम। उत्तर प्रदेश के इटावा में से निकले आसिफ बम्बई में अपने नाम का डंका बजाए। जिद्दी आदमी थे। मंटो इनके बारे में लिखते हैं कि कुछ खास किया तो नहीं था, पर खुद पर भरोसा इतना कि सामने वाला इंसान घबरा जाता था। बड़े गुलाम अली खां से अपने बतरस से लेकर अपनी फिल्म में बड़े बड़े गीतकारों से मुगले आजम के लिए 72 गाने लिखवाने की कहानियां हैं आसिफ की। मुगले आजम उस वक्त बननी शुरू हुई जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज था। शायद ये एक कारण भी हो सकता है जिसके चलते इसको बनाने में 14 साल का वक्त लगा। ये उस दौर की सबसे महंगी फिल्म थी। ऐसा बताया जाता है कि इसे बनाने में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आया था, जबकि उस समय फिल्में 5 से 10 लाख रुपए में बन जाती थी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में ये फिल्म कई मायनों में मील का पत्थर साबित हुई। के आसिफ काफ़ी जिद्दी किस्म के इंसान थे और उनकी इसी जिद ने ये फिल्म पूरी कराई, वरना एक वक्त तो यह फिल्म बनाना असंभव लग रहा था। इस फिल्म का आइडिया आसिफ को आर्दसीर ईरानी की फिल्म अनारकली को देख कर आया था। इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने अपने दोस्त सिराज अली हाकिम के साथ एक फिल्म बनाने का फैसला किया। सिराज उनकी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे। फिल्म में चंद्रबाबू, DK सप्रू और नरगिस को साइन किया गया। 1946 में फिल्म की शूटिंग बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में शुरू हुई। अभी शूटिंग शुरू ही हुई थी कि पार्टीशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसके कारण फिल्म के प्रोड्यूसर सिराज को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा। 1952 में फिल्म को दोबारा नए सिरे से नए प्रोड्यूसर और कास्टिंग के साथ शुरू किया गया। इस फिल्म में अकबर के रोल के लिए आसिफ उस वक्त के मशहूर अभिनेता चंद्रमोहन को लेना चाहते थे, पर चंद्रमोहन आसिफ के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे। आसिफ को उनकी आंखें पसंद थी। कह दिया था कि मैं 10 साल इंतजार करूंगा, पर फिल्म तो आपके साथ ही बनाऊंगा। पर कुछ वक्त बाद एक सड़क हादसे में चंद्रमोहन की आंखें ही चली गई। फिल्म के म्यूजिक को लेकर आसिफ बड़े ही गंभीर थे। उन्हें इस फिल्म के लिए बेहद ही उम्दा संगीत की दरकार थी। नोट से भरे ब्रीफकेस को लेकर आसिफ मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद के पास पहुंचे और ब्रीफकेस थमाते हुए सिगरेट का जोरदार कश लगाया और नौशाद से कहा कि जितने पैसे लेने हैं ले लीजिए, लेकिन मुझे अपनी फिल्म के लिए यादगार संगीत चाहिए। नौशाद को के आसिफ का घमंड भरा ये अंदाज नहीं भाया और उन्होंने नोटों से भरा ब्रीफकेस खिड़की के बाहर फेंक दिया और कहा कि म्यूजिक की क्वालिटी पैसे से नहीं आती।
बाद में आसिफ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने झट से नौशाद से माफ़ी मांग ली। वो अंदाज भी ऐसा था कि नौशाद हंस के मान गए। फिल्म में तानसेन के गाने का सीन था और साथ ही ये धुन उस वक्त भी चलनी थी जब सलीम और अनारकली के प्रेम की आत्मा को झलकानी हो, और के आसिफ तानसेन की वो आवाज़ बड़े गुलाम अली खां साहब से चाहते थे, लेकिन वो तो फिल्मों में गाते ही नहीं थे। तब नौशाद को लेकर आसिफ साहब पहुंच गए बड़े गुलाम अली खां के पास। नौशाद बड़े तहजीब के साथ धीमी आवाज़ में बड़े गुलाम अली खां साहब को कह रहे थे कि एक उम्दा फिल्म बनाई जा रही है और इसमें एक गाना है जो सिर्फ आपकी आवाज़ में ही हो सकती है। तब बड़े गुलाम अली साहब ने कहा कि मैं तो फिल्मों में गाता ही नहीं हूँ, जलसा में गाना हो तो बोलो, मैं तैयार हूँ। इतना सुनना था कि आसिफ ने वही सिगरेट का कश लगाया और बड़े अंदाज से चुटकी बजाते हुए राख को झाड़ा और कहा, साहब आप हमारे फिल्म में गा रहे हैं। आसिफ जिद पर अड़ गए कि गाना तो उनकी ही आवाज़ में रिकॉर्ड होगा। उनको मना करने के लिए गुलाम अली साहब ने कह दिया कि वो एक गाने के 25,000 रुपये लेंगे। उस दौर में लता मंगेशकर और रफ़ी जैसे गायकों को एक गाने के लिए 300 से 400 रुपये मिलते थे, बहुत ज़्यादा हो गया तो 500 रुपये। आसिफ साहब ने उन्हें कहा कि गुलाम साहब आप बेशकीमती है, ये लीजिए 10,000 रुपये एडवांस। अब गुलाम अली साहब के पास कोई बहाना नहीं था। उनका गाना फिल्म में सलीम और अनारकली के बीच हो रहे प्रणय सीन के बैकग्राउंड में बजता है। जब गुलाम अली साहब इस गाने को गा रहे थे तो कहीं कहीं के आसिफ को जो नाजुकता चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी। तब गुलाम अली साहब ने शूट किए गए सीन की लूप कॉपी मंगाई और कहा, इसे चलने दो और मैं गाता हूँ। इस कदर सीन के साथ ही उनके गाने की रिकॉर्डिंग हुई। फिल्म के एक सीन में पृथ्वीराज कपूर को रेत पर नंगे पांव चलना था। उस सीन की शूटिंग राजस्थान में हो रही थी जहां रेत तप रही थी। उस सीन को करने में पृथ्वीराज कपूर के पांव पर छाले पड़ गए थे। तब ये बात आसिफ को पता चली तो उन्होंने भी अपने जूते उतार दिए और नंगे पांव गर्म रेत पर कैमरे के पीछे चलने लगे। अब कोई कुछ नहीं कह पाया था। 1955 आते आते रंगीन फिल्में बनने लगी थी। इसी को देखते हुए आसिफ ने भी मुगले आजम के गाने प्यार किया तो डरना क्या सहित कुछ हिस्सों की शूटिंग टेक्निकलर में की जो उन्हें काफ़ी पसंद आई। इसके बाद उन्होंने पूरी फिल्म को टेक्निकलर में दोबारा शूट करने का फैसला किया, लेकिन पहले ही फिल्म की शूटिंग में 10 साल से ज़्यादा निकल चुके थे और बजट भी कई गुना बढ़ गया था। इन्हीं चीज़ों से परेशान होकर फिल्म के निर्माता और वितरकों ने दोबारा शूटिंग करने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 14 साल में बनी फिल्म आधा कलर और आधा ब्लैक एंड व्हाइट में रिलीज हुई। इस फिल्म में भारतीय इतिहास में पहली बार सेना के हाथी घोड़ों और सैनिकों का इस्तेमाल किया गया था। सलीम और अकबर के बीच युद्ध का सीन फिल्माने के लिए जयपुर रेजिमेंट के सैनिकों को भी लिया गया था। इसके लिए आसिफ ने तत्कालीन भारतीय रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन से बाकायदा इजाज़त ली थी। इस सीन की शूटिंग के दौरान रक्षा मंत्री खुद मौजूद थे। कहा यह भी जाता है कि इस सीन की शूटिंग में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि हाथी बमों की आवाज़ सुनकर इधर उधर भागने लगते थे और उनको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता था। इसलिए कुछ हाथियों को जो सेना से नहीं थे अंधा कर दिया गया था। फिल्म के एक गाने प्यार किया तो डरना क्या को फिल्माने में 10 लाख रुपए खर्च किए गए। ये उस दौर की वो रकम थी जिसमें एक पूरी फिल्म बनकर तैयार हो जाती थी। 105 गानों को रिजेक्ट करने के बाद नौशाद साहब ने ये गाना चुना था। इस गाने को लता मंगेशकर ने स्टूडियो के बाथरूम में जाकर गाया था, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उन्हें वो धुन या गूंज नहीं मिल पा रही थी जो उन्हें उस गाने के लिए चाहिए थी। उस गाने को आज तक उसके बेहतरीन फिल्मांकन के लिए याद किया जाता है। उसी फिल्म के एक और गाने ऐ मोहब्बत तू जिंदाबाद के लिए मोहम्मद रफ़ी के साथ 100 गायकों के कोरस से गवाया गया था। इस फिल्म को बड़ा बनाने के लिए हर छोटी चीज़ पर गौर किया गया था। फिल्म का एक सीन था जिसमें सलीम को मोतियों पर चलकर महल में दाखिल होना था। इस सीन के लिए नकली मोती मंगवाए गए थे, लेकिन के आसिफ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने फिल्म के फाइनेंसर शाहपुर जी मिस्त्री से 1 लाख रुपए की डिमांड कर डाली। जब उन्होंने पूछा कि तुम्हें ये पैसे क्यों चाहिए, तब के आसिफ का जवाब था, मैं इस सीन के लिए असली मोती मंगवाना चाहता हूँ। शाहपुर जी मिस्त्री गुस्से में बोले, तुम पागल हुए हो क्या? तुम बनावटी मोती का इस्तेमाल भी तो कर सकते हो। तब के आसिफ ने उनसे कहा, फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सच्चे मोती पर अगर कोई चलेगा तो उसके चेहरे के भाव नकली नहीं लगेंगे।
मुझे फिल्म में भी कुछ ऐसा ही चाहिए। जब किसी को पता होगा कि ये नकली मोती है तो वो उस पर आराम से चलता चला जाएगा और मैं वो नहीं दिखा पाऊँगा जो दिखाना चाहता हूँ। जब शाहपुर जी इस बात से नहीं माने तो के आसिफ ने फिल्म की शूटिंग रोक दी और जब निर्देशक को ये बात पता चली तो अंत में हार मानकर ईदी के तौर पर उन्हें 1 लाख रुपए का नजराना देना ही पड़ा। इस फिल्म के एक सीन में दिलीप कुमार को मधुबाला को थप्पड़ मारना था। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दिलीप कुमार और मधुबाला का ब्रेकअप हुआ था। वो थप्पड़ बहुत धीरे धीरे मार रहे थे, या यूँ कहें कि वो उन्हें मार ही नहीं पा रहे थे। दिलीप कुमार की इस हरकत से आसिफ बेहद खफा हो गए और उन्होंने खुद ही मधुबाला को थप्पड़ मारने का फैसला किया। फिर के आसिफ ने बहुत ज़ोर से मधुबाला को एक थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद दिलीप कुमार ने ये शूटिंग पूरी की। इस फिल्म की शूटिंग के लिए बड़े भव्य सेट बनवाए गए थे, लेकिन फिल्म के कुछ खास हिस्सों की शूटिंग करने के लिए लाहौर के शीश महल का डुप्लीकेट सेट बनवाया गया, जिसमें शीशे का उपयोग किया गया था। लेकिन सेट पर लाइटिंग करने में दिक्कत होने लगी क्योंकि शीशे से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। फिल्म से जुड़े काम करने के लिए ब्रिटिश डायरेक्टर डेविड लिन को भी बुलाया गया था, जिनका कहना था कि ऐसे सेट पर शूटिंग करना संभव नहीं है। लेकिन आसिफ साहब ने अपने क्रू के साथ मिलकर सभी शीशों पर मोम की एक पतली परत चढ़ा दी, जिससे रिफ्लेक्शन की समस्या दूर हो गई और शूटिंग शुरू हो गई। लेकिन इससे विजुअल्स धुंधले होने लगे। इसके बाद सिनेमेटोग्राफर आर.डी. माथुर ने शीशों पर झीने कपड़े डालकर शूटिंग शुरू कर दी। शीश महल को 500 ट्रकों की हेडलाइट और 100 रिफ्लेक्टर से रोशन किया गया था। खतीजा अकबर अपनी किताब द स्टोरी ऑफ मधुबाला में लिखती है, शीश महल का सेट बनाने में पूरे 2 साल लग गए। फिल्म को बहुत ही बड़े लेवल पर बनाया जा रहा था, इसलिए कई बार मेकर्स को खुद भी बहुत कुर्बानी देनी पड़ रही थी। फिल्म के डायरेक्टर आसिफ खुद सर से पैर तक कर्जे में डूबे हुए थे। फिल्म के एक प्रोड्यूसर मोहम्मद अली जिन्ना के रिश्तेदार थे। उन्होंने जिन्ना का एक घर टाटा के यहाँ गिरवी रख दिया था। लेकिन जब फिल्म रिलीज होकर इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई, उसके बाद उन्होंने वो घर छुड़ाया नहीं, कंपनी को दे दिया। ये घर आज भी मालाबार हिल्स में है और अब ये एक इंश्योरेंस कंपनी के पास है, जो उस वक्त टाटा की हुआ करती थी। और इस समय इस फिल्म से जुड़े सारे लोग के आसिफ को पागल डायरेक्टर कहना शुरू कर चुके थे, क्योंकि वो जिद्दी तो थे ही और 14 साल में उन्होंने कई तकलीफ़ों को झेलते हुए ये फिल्म बनाए। 5 अगस्त 1960 को जब 150 सिनेमाघरों में यह फिल्म रिलीज़ किया गया, जिसने अपने पहले ही हफ्ते में 40 लाख रुपए की रिकॉर्ड कमाई कर तहलका मचा दिया और पूरी दुनिया के शिलालेख में दर्ज हो गया। अपने नंबर के इंतज़ार में लोग सिनेमा हॉल के आगे खटिया लगाकर रात में सोया करते थे। यह पूरी फिल्म ब्लैक एंड वाइट है और कुछ एक गानों के साथ सीन्स रंगीन है। इसी मलाल में के आसिफ ने वर्ष 1963 में लव एंड गॉड कलर फिल्म बनाने के लिए जी जान से जुटे थे, लेकिन रिलीज होने से पहले ही के आसिफ महज 48 वर्ष की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन के आसिफ के निधन के बाद उनकी तीसरी पत्नी अख्तर ने इस फिल्म को पूरा करवाकर इसे रिलीज करवाया। अब बात करते हैं के आसिफ के रंगीन मिजाजी और उनके कुछ निजी जिंदगी की। के आसिफ का जन्म 14 जून 1922 को इटावा शहर के मोहल्ला कटरा पुरदल खां में हुआ था। मुफलिसी से घिरे हुए के आसिफ ने इस्लामिया इंटर कॉलेज में सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ाई की, फिर मुंबई आ गए। के आसिफ अभिनेता नज़ीर हुसैन के भतीजे थे। जब आसिफ मुंबई आए तो शुरू में तो नज़ीर ने उन्हें फिल्मों से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन आसिफ का वहाँ दिल न लगा। आसिफ साहब के लिए दुकान तक खुलवाई गई, लेकिन कुछ दिन बाद वह बंद हो गई। फिर आसिफ साहब फिल्मों की दुनिया में लौट आए। के आसिफ ने अपने जीवन में सिर्फ 2 फिल्मों का निर्देशन किया। 1944 में आई फूल और फिर मुगले आजम। 1945 में उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करते हुए फिल्म फूल का निर्देशन किया। पृथ्वीराज कपूर, सुरैया और दुर्गा खोटे जैसे बड़े सितारों वाली यह फिल्म उस समय सुपरहिट साबित हुई। के आसिफ ने पहली शादी फेमस कथक डांसर सितारा देवी से की। यह सितारा देवी की दूसरी और आसिफ की पहली शादी थी। वो अच्छी कलाकारा होने के साथ साथ बड़े दिल वाली महिला भी थी। उन्होंने पति से निगार की सिफारिश की कि उन्हें भी कुछ काम दे दे। पत्नी को खुश करने के लिए के आसिफ ने निगार को मुगले आजम में काम दे दिया, लेकिन सितारा देवी पर यह काफ़ी भारी पड़ा। निगार भी शादीशुदा थी। उनके पति मशहूर निर्देशक SM यूसुफ थे।
निगार को फिल्म मुगले आजम में बहार का किरदार निभाने का मौका मिला था। इस किरदार को पाकर जहां निगार काफ़ी खुश थी, तो वहीं उनके पति यूसुफ इसके सख्त खिलाफ थे। दरअसल निगार के पति के आसिफ के रंगीन मिजाज से वाकिफ थे। ऐसे में वह नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी के आसिफ की इस फिल्म में काम करे। मुगले आजम में उनके इस किरदार को लेकर पति पत्नी के बीच काफ़ी मनमुटाव पैदा हो गया था। हालांकि निगार इस बात से भली भांति परिचित थी कि यदि वह इस फिल्म को करती हैं तो उनका करियर बुलंदियों पर पहुंच सकता है। ऐसे में उन्होंने पति के खिलाफ जाकर इस किरदार को हर कीमत में करने का इरादा बना लिया। निगार अपने इस फैसले पर इस तरह अड़िग रही कि पति यूसुफ से तलाक देने के बाद भी वह टस से मस नहीं हुई। आसिफ के काम को लेकर जुनून को देखकर निगार दिल हार बैठी और आसिफ के आसपास ही रहने लगी। वहीं के आसिफ भी निगार की खूबसूरत अदाओं पर फिदा हो चुके थे। ऐसे में दोनों ने फिल्म की शूटिंग पूरी होने से पहले ही शादी कर ली। फिर आसिफ एक दिन निगार को सितारा देवी की सौत बनाकर घर ले आए। यह सितारा देवी के दिल पर नागवार गुजरा, पर वह खून का घूंट पीकर रह गई। पर उनके दिल की मानवता उन्हें निगार के बच्चों पर प्यार लुटाने से रोक नहीं सकी। वैसे भी इसमें बच्चों की तो कोई गलती भी नहीं थी। अपने रंगीन मिजाज के लिए मशहूर के आसिफ ने पहले पत्नी से पूछे बिना और तलाक लिए बिना ही निगार से शादी कर ली। बाद में उन्होंने ऐसा ही निगार के साथ किया जब आसिफ ने बिना किसी को बताए, बिना किसी खबर के दिलीप कुमार की बहन अख्तर से निकाह की। तब सितारा देवी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने आसिफ को बद्दुआ देते हुए कहा, तुम बेमौत मरोगे और मैं तुम्हारा मरा मुंह भी नहीं देखूंगी। हालांकि यह बात अलग है कि सितारा देवी उतनी बेरहम दिल नहीं रह सकी। 9 मार्च 1971 को आसिफ की मौत की खबर जब उन्हें अपनी बहन के बेटे से मिली तो वह खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत आसिफ के घर गई और उनके अंतिम दर्शन किए। आसिफ ने 48 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया था। अख्तर से शादी के बाद बिगड़ते माहौल को देख आसिफ ने निगार को तलाक दे दिया, लेकिन अभिनेत्री ने इसके बाद भी हार नहीं मानी और उन्होंने आसिफ के खिलाफ अदालत में शिकायत भी दर्ज करा दी। केस दर्ज कराते हुए निगार ने दलील दी थी कि सितारा के रहते आसिफ ने मुझसे शादी की और मेरे रहते अख्तर से। उन्होंने दोनों बार ही बिना किसी की इजाज़त से शादी की है, जो गैर कानूनी है। आसिफ को गुनाहगार ठहराने वाला यह मामला अदालत में लंबे समय तक चलता रहा। बाद में आसिफ के निधन के बाद निगार को उनकी संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपने और अपने बच्चों की हक की जारी इस लड़ाई के लिए उन्होंने कई मुकदमे भी दायर किए। कानूनी दावपेच में फंसी निगार ने 70 के दशक तक फिल्मों में काम किया और बाद में एक फर्नीचर की दुकान खोल ली। आसिफ और निगार के 2 बच्चे थे, जबकि पहले पति से उन्हें बेटी ही न हुई थी। निगार ने काफ़ी संघर्षों से अपने तीनों बच्चों का पालन पोषण किया। अब बात करते हैं के आसिफ और दिलीप कुमार के गहरी दोस्ती में आई दरार की। बात उस वक्त की है जब दिलीप कुमार के घर पर के आसिफ का बिना रोक टोक आना जाना था। इसी में के आसिफ ने दिलीप कुमार की बहन अख्तर को दिल दे बैठे और अख्तर भी के आसिफ से प्यार करने लगी। अख्तर दिलीप कुमार की सगी बहन थी जिन पर वो जान लुटाते थे। के आसिफ और अख्तर की शादी से दिलीप कुमार को ऐसा धक्का पहुंचा कि उन्होंने दोनों से सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए। गुस्सा ऐसा कि दिलीप साहब मुगले आजम के प्रीमियर तक में नहीं पहुंचे। सितारा देवी दिलीप कुमार को राखी बांधती थी। जितना गुस्सा दिलीप साहब थे, उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा वो थी। इस घटना से पहले दिलीप कुमार और के आसिफ की दोस्ती ऐसी थी कि रंगीन मिजाजी में दोनों एक दूसरे का साथ दिया करते थे। सुरैया के साथ उन दोनों ने क्या और कितनी गंदी हरकत की थी, इसकी चर्चा हमने सुरैया के अनसुने किस्से में किए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। के आसिफ के रंगीन मिजाजी और अय्यासी के और भी कई किस्से मशहूर हैं जो आपको फिर कभी सुनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर इस चैनल के लिए या इस वीडियो को लेकर कोई सुझाव आपके मन में हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।